नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मेरी सहयोगी आशा सरबाल भी इस वक्त आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव इस वक्त शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, आज संसद का शीतकालीन सत्र का 12वां दिन है और ये 12वां दिन भी हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि लगातार पिछले 11 दिन हमने देखा सदन के अंदर हंगामा हुआ है। अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और आज 12वां दिन जब शुरू होगा तो ऐसा लग रहा है कि आज 12वें दिन भी पक्ष और विपक्ष कुछ मुद्दों के साथ एक बार फिर से आमने सामने होंगे और चर्चा जो है वो ठोस चर्चा वो फिर से नहीं हो पाएगी। विपक्ष का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से सदन में नहीं आ रहे हैं, इस वजह से चर्चा नहीं हो रही। तो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आज भी सदन के अंदर हंगामेदार ये पूरा सत्र रहने वाला है, क्योंकि अडानी और सोरोस जो मुद्दा है वहां पर इसे घेरने की कोशिश होगी और सोरोस को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से बड़ा आरोप भी लगाया गया है। लेकिन फिलहाल अडानी मुद्दे को लेकर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी देखा गया, लेकिन इस बीच में संसद की कार्रवाई आज किस तरह से चलती है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 12वां दिन है, हंगामेदार रहने के आसार है। और साथ ही साथ बताते चले कि जो बड़े मुद्दे यहाँ पर रखे गए थे उस पर चर्चा किस तरह से होगी। जानकार भी कह रहे हैं कि अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर आप देखिए आम जनता के मुद्दों को हल कैसे किया जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है, जहां पर हंगामेदार ये पूरा सत्र रहने वाला है। कार्रवाई दोनों सदनों के अंदर लगातार जारी है। किस तरह की वहाँ राज्यसभा की अगर बात करें वहां पर कार्रवाई चल रही है, लोकसभा के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अंदर भी फूट नजर आ रही है। लेकिन दोनों सदनों के अंदर कार्रवाई किस तरह से चल रही है वो जरा आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरे देश के अंदर सर्दी का माहौल है, ठंड का माहौल है, लेकिन सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष पूरी गर्माहट के साथ एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बुनियादी मुद्दे पूरी तरह से गुमशुदा हो गए हैं संसद के अंदर और कोई भी महंगाई, रोजगार या फिर बाकी अन्य छोटे छोटे मुद्दों पर या बुनियादी मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहा है। एक तरफ अडानी का मुद्दा गरमाया हुआ है और दूसरी तरफ पक्ष की तरफ से अब सोरोस का एक नया मुद्दा विपक्ष के ऊपर थोप डाला है, जिससे विपक्ष ये कह रहे हैं बचने की कोशिश की जा रही है। अडानी मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अडानी और सोरोस मुद्दे को चर्चा करने के बाद क्या आम लोगों के मुद्दों का निराकरण इस सदन से होगा या फिर इस सदन के इस लोकतंत्र सबसे बड़े मंदिर में वहां पर लोगों के मुद्दों को उठाना ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्राथमिकता रहनी चाहिए। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जब 12वां दिन है और 12वें दिन क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर शाम तक सामने आएगा ये बड़ा सवाल है। और बचे हुए दिन किस तरह से निकलेंगे, क्या जो बचे हुए विधेयक हैं जो यहाँ पर प्रस्ताव उनके पेश करने थे क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे या नहीं, चर्चा जो है वो ठोस तरीके से होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल। लोकसभा से लाइव और राज्यसभा से लाइव दोनों तरह की दोनों सदनों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। फिलहाल ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कार्यवाही क्या शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी या फिर एक बार फिर से यहाँ पर गर्माहट देखने को मिलेगी। प्लेटफॉर्म का विकास करना है। 7वां जो है नए एप्लीकेशन बनाना है और जो अंतिम है वो है सुरक्षित एआई व्यवस्था हम लेकर आए। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि फ्यूचर में जो भविष्य में कौशल का विकास कैसा होगा, 1.7 लाख छात्रों ने जो है एआई के लिए पंजीकरण कराया है अपना फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम उद्योगों के साथ सहयोग में काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है, बहुत ही तर्कसंगत प्रशिक्षण दिया रहा है जो आज की आवश्यकता है। लोकसभा 2 hours. The committee also recommended that the sittings of the House on the 16th and 17th December 2024 be exclusively devoted for a discussion commemorating the 75th anniversary of adoption of the Constitution of India, and that on these days 0 hour, Christian hour and special mentions may be dispensed with. Shri Nityanand Rai to move a motion for election of one member to the Committee on Official Language. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963
1963 का 19 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा सभापति निर्देश करे, सभा राजभाषा समिति में विद्यमान रिक्त को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें। मोशन मूव्ड, कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं रहते, देश परमिट है। एडवोकेट अधूर प्रकाश। सर महोदय, भारत की जो रैंकिंग है ये पूरे विश्व में 4 टॉप देशों में है, यूएस, चाइना, यूके के बाद एआई रैंकिंग में 24% हमारा अंश है जहां तक वैश्विक अंशधारण की बात है, जो उत्तर आज मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। जो वैश्विक शेयर है उसमें हम उच्च स्तर पे हैं सभी परियोजनाओं में। इससे पता चलता है कि भारत में बहुत संभावनाएं हैं एआई से जुड़ी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा देखने में आ रहा है। जब एआई का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, तो उससे ये पता चलता है कि जो हमारी संभावनाएं हैं तो कई ऐसी जटिल चुनौतियां हैं जिसका वो समाधान ढूंढ सकती है, लेकिन उसी समय कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं भी उसके साथ जुड़ी है, जो जहाँ पे हमारे जो डेटा है उसकी निजता कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है। जो मेरा प्रश्न है कि अभी तक कोई कानूनी ढांचा नहीं है सरकार के पास जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की बात है। क्या सरकार कोई योजना बना रही है ऐसे विधान लाने की ताकि उसका विनियमन सुनिश्चित किया जा सके? सर, वी शुड, मैं आपके we should create an atmosphere so that the house can proceed. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। 72 साल, मेरा बात सुन लीजिए। ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना डेमोक्रेसी को मर्दों करने और आप लोग डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का अधिकार नहीं है। डेप्यूटी लीडर सर, मैं डेप्यूटी लीडर आपके सर, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन के गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति के गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पड़ रहा है।
कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCR की ये देश के सामने है। कौन आना चाहिए आप लोगों को? देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जोश सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर है, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ तो खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रहकर के भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश और संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पर आसीन है। हम लोग फक्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। राज्यसभा में इस बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश किया गया था विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि कांग्रेस या फिर विपक्ष जो है वो संविधान को नहीं मान रहा है। कांग्रेस या साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देश के विरोधी ताकतों के साथ जुड़ी हैं। तब तक तो आपने देखा राष्ट्रपति सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। लगातार आप देखिए जगदीप धनखड़ की तरफ से किस तरह से यहाँ पर स्थगित को लेकर बात कह दी गई, लेकिन जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लगातार सदन के अंदर गर्माता जा रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई को फिलहाल यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जंग का निशाना साधा और साथ ही साथ बेवजह सदन में विपक्ष हंगामा यहाँ पर करता है। किरण रिजिजू की तरफ से बड़ी बात कही गई। बताते चले कि एक तरफ अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश, और इसी बीच में केंद्र सरकार ने एक रणनीति के तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी घेरने की कोशिश यहाँ पर की है, जिसमें जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कह दी गई कि इस मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इस पर चर्चा करना जरूरी है। और इसी बीच में किरण रिजिजू की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। तो देखिए किरण रिजिजू ने सीधे तौर पर जवाब दिया है, लेकिन इसके साथ साथ फिलहाल 12 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया गया है, यानी 12 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 12 बजे के बाद देखना होगा कि क्या फिर से ये टकराव देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर चर्चा होगी या नहीं, ये बड़ी बात है। तो
बेवजह सदन में विपक्ष हंगामा करता है। रिजिजू ने कहा है विपक्ष के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, ये किरण रिजिजू ने कहा। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। केशव, देखिए एक बार फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष के जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसको लेकर कड़ा जवाब दिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार विपक्ष ने जो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था और जिस पर अब जमकर राजनीति हो रही है। लगातार विपक्ष के अपने अलग मुद्दे हैं और विपक्ष पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब लगातार उनके समर्थन में जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने भी आवाज उठाई है। केशव, आवाज आ रही है? केशव, मोदी अडानी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर थी, लेकिन आज जब राज्यसभा के अंदर कार्रवाई शुरू हुई है, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया और वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस पर जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि देश की सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। कभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। देखिए, विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि मोदी अडानी भाई भाई ऐसे तमाम नारे जो है वो आज सदन में गूंज रहे हैं और ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है कि अडानी पर चर्चा क्यों नहीं होती है और क्यों भाजपा अडानी से चर्चा पर भागती है। तो स्वाभाविक सी बात है, तमाम सवालों पर अभी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं उसका जवाब भाजपा से विपक्ष की तरफ से मांगा जा रहा है। केशव, धनखड़ के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की टूट जो देखने को मिल रही थी उसको देखने के लिए भी ये प्रस्ताव पेश किया गया है, ताकि ये पता लगे कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य किस तरफ हैं। क्या ये भी एक एंगल निकाला जा सकता है इस प्रस्ताव को लेकर? देखिए, बिल्कुल गठबंधन ये समझने की भी कोशिश है कितने साथ है, कितने साथ नहीं है, कितने विपक्ष के, कितने सत्ता पक्ष के लोग उनके साथ है, क्रॉस वोटिंग कितनी होगी। इन तमाम चीजों को लेकर प्रैक्टिकली विश्वास प्रस्ताव पत्र इंडिया गठबंधन लेकर आया है और बहुत मुमकिन है कि इस पर तस्वीर साफ होगी और विपक्ष की टूट की जो संभावनाओं की बात चल रही है उस पर भी कहीं न कहीं तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। केशव, एक तरफ जनता वेट कर रही है कि कब उनके मुद्दों को यहाँ पर संसद के अंदर लाया जाए और उस पर नीली आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो काम है वो होने की लगातार कवायद पेश की जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बार बार सदन जो है वो हंगामे की भेंट यहाँ पर चल रहा है, क्या लगता है कि जिन लोगों ने अपने सांसदों को जिताकर भेजा है कहीं न कहीं मायूसी उनके हाथ से भी लग रही है? देखिए, बिल्कुल सदन में सरकार जमीनी मुद्दे, लोगों के मुद्दे, आम नागरिकों के मुद्दे उठाने का काम करती है, लेकिन जब विपक्ष का सहयोग सदन में नहीं मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कई योजनाएं परियोजनाएं जिनका शिलान्यास, जिन पर चर्चा, जिनका प्रतिपादन होना होता है वो नहीं हो पाता है और इसमें सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि सदन में जनता के मुद्दे उठे, उन पर चर्चा हो सके। नियम 267 के तहत यहाँ पर चर्चा करने की बात हो रही थी, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से आप देखिए कार्रवाई किस तरह से स्थगित कर दी गई एक बार फिर से। देखिए, बिल्कुल लगातार सदन वहाँ देखा जा रहा है और यही बड़ी वजह है कि जो चर्चा सदन की लिस्टिंग में है वो चर्चा नहीं हो पा रही है। आज ही 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे तमाम जानकारी के लिए। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से ये जानकारी साझा कर रहे थे कि सदन को लेकर इस वक्त क्या माहौल है। हालांकि फिलहाल राज्यसभा को 12 बजे के तक स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे के बाद क्या तस्वीर आएगी वो देखना होगा। फिलहाल वक्त से छोड़ से ब्रेक का है, फौरन वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको जरा दिखाएंगे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला है और विपक्षी सांसदों ने एनडीए सांसदों को तिरंगा फूल दिया है। लेकिन लिखा देश को मत बिकने दो, विपक्ष की तरफ से कहा गया है। राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
तो बड़ी खबर आपके सामने बेवजह यहाँ पर आप देखिए सदन में हंगामा नहीं होना चाहिए, सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव पर किस तरह से यहाँ पर आप देखिए काम लगातार जारी कर दिया गया है। एनडीए सांसदों को यहाँ तिरंगा दिया गया है और सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा के अंदर हंगामा देखा गया, क्योंकि इस बीच में लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि जगदीप धनखड़ जब कार्रवाई को शुरू करते हैं तो पक्षपात करते हैं। प्रियंका कह रही है कि सरकार यहाँ पर कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है, इसलिए इस तरह का यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। पूरी तरह का जो सदन है वो अब हंगामे की भेंट चढ़ता चला जा रहा है। 12वां दिन आज है, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इसी तरह से चलता रहा तो फिर आम जनता के मुद्दों का क्या? साबित कबाल ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बातचीत की है, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सेनेटर, पार्लियामेंट नहीं चल पा रही, लगातार हंगामे की भेंट चल रही है, क्या वजह है? सरकार समझाने में नाकाम हो पा रही है? ये जो विपक्ष मुद्दे लेकर के आ रहे हैं उसका जवाब नहीं है आप लोगों के पास में। देखिए, जब लोगों से फटकार पड़ जाए ना, जब अवाम रिजेक्ट कर देना, देश की अवाम ने रिजेक्ट करा है कांग्रेस को, अब वो न्यूसेंस क्रिएट करके उसमें से लोगों को उलझाना चाहती है, लेकिन अभी स्पीकर कोई नहीं है। मतलब सवालों के जवाब हैं उनके जो चाह रहे हैं। देखिए, वो क्या चाह रहे हैं, वो अपने पाप दबा रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो बेसिकली जॉर्ज सॉरोस को दबाना चाहते हैं, तो वो थोड़ी दबेगा जॉर्ज सोरोस को। लेकिन आप लोग भी तो अडानी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जॉर्ज सोर्स डिस्कस होगा, देश की जो अखंडता है उसको जो खतरा है वो पहले डिस्कस होना चाहिए। जेडीसी की भी मीटिंग है आज, 4 महीने का समय बढ़ाया गया है। देखिए, कांग्रेस और रीजनल पार्टीज ने मुस्लिम अमलाक जो वक़्फ़ को लूटा है, देश के वज़ीर आज़म चाहते हैं कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। और दूसरा बहुत अहम ये है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रोहिंग्यास को लेकर के लगातार पॉलिटिक्स हो रही है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उनको मारा तो नहीं जा सकता, बिजली पानी तो उनको दिया जाएगा। सरकार ने बिजली पानी उनका दोबारा से चालू कर दिया है। पहले जिन्होंने उनको वोट दिया है उनका ख्याल रखें ना उमर अब्दुल्ला साहब, पहले उनको देखिए जिन्होंने वोट दिया है। तो क्या जो आरोप लग रहा है केंद्र ने इनको ला करके बसाया था, ये सच इसको आप लोग सच मान रहे हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब को वही करना चाहिए जिन्होंने उनको वोट दिया है। बाकी न्यूसेंस से अब कैपिटलाइजेशन नहीं होगी, पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन। लगभग 420 करोड़ का बजट पास किया गया है, मंदिरों का दोबारा से रख रखाव मेंटेनेंस किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या ये उमर अब्दुल्ला सरकार का आप चुनाव में किया गया वादा मानते हैं? कश्मीरी पंडितों के लिए जो उन्होंने वादा किया था कि दोबारा से हम मंदिरों को सजाएंगे, संवारेंगे, कैसे देख रहे हैं इस सबको आप लोग? कश्मीरी पंडित कश्मीर की विरासत का हिस्सा है, वो तो बात करेंगे, वो काम तो कर नहीं सकते, काम तो हम नहीं करेंगे, बीजेपी काम करेगी। तो जिस तरह से मंदिरों को सजाने का, उनको साफ सुथरा करने का, जो उनमें टूट फूट हुई थी उनको लेकर के सरकार ने बजट जारी किया है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक स्टंट है, हकीकत में सरकार उनकी फिक्र कर रही है? बेसिकली वो न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, न्यूसेंस में से वो पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन करना चाहते हैं। वो कभी बिजली पानी लोगों के जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। जो लोगों ने उनको एक ख्वाब देखा था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हमेशा उन्होंने कब्रिस्तानों पे ग्रेवयार्ड भरे हैं, उन्होंने गरीब के बच्चों को पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल करा है, और वो इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें अपने जो अवाम के सही मसाइल हैं उनकी तरफ वो ध्यान हटाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ साबित कमाल है। आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर इस वक्त कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है। आइए आपको ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਇਲਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬॉयज़ ਤੇ ਗਰਲਸ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਇਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੋਪ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਟਾਵਲਸ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਵੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਦੇਈ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ कि बच्चे व्यक्ति की कोई तो आप चंडीगढ़ से इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे और ये सरकार में मंत्री हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर अपनी सरकार के कई कामकाजों को सामने रखा है। अब जरा आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी जुट गई है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर दिल्ली में अपनी दम पर विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। सीपी केजरीवाल की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसी भी गठबंधन के साथ वो जाने वाले नहीं है। जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया गया और पूरी तरह से जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने रखी गई, अटकलें ये लगाई जा रही थी कि गठबंधन के अंदर यहाँ पर चुनाव हो सकता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने तस्वीरों को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अकेले विधानसभा चुनाव यहाँ पर लड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से ताकत जो है वो विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली के अंदर झोंकती हुई नजर आई। जिस बीच में परिवर्तन यात्रा, उसके साथ साथ न्याय यात्रा और यहाँ आम आदमी पार्टी भी अपना काम जोरों शोरों से शुरू किए हुए है। लेकिन अब एक्स पर पोस्ट कर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरी जानकारी साझा की गई है, तो यही अंदाजा लगता है कि अब आम आदमी पार्टी ने अपनी कवायद को किस तरह से तेज कर दिया। इससे पहले कल आप किस तरह से ऑटो यूनिट के पास भी पहुंचे थे, लेकिन क्या कुछ एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया है वो आपको दिखाते चले, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। यानी कि इंडिया अलायंस के साथ यहाँ पर नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ अकेले यहाँ पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। क्योंकि आपने ये भी देखा कि पिछले सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में काबिज है। सरकार की तरफ से घेरने की कोशिश की गई, जिसमें आपने देखा कि यमुना का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता चला गया, शीश महल का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता चला गया और इस बीच में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सबसे ज्यादा गर्माता चला गया। लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके भी लगे, लेकिन उसके बीच में भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि महज यहाँ पर गठबंधन के साथ नहीं, अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने। बिल्कुल, तो हरियाणा का पूरा बदला आम आदमी पार्टी ने लिया है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अलग रखा था। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 14 दिसंबर को किसानों का दिल्ली कूच होगा। 101 किसानों के जत्थे का ही दिल्ली कूच होना है। अब देखना होगा कि 14 को क्या किसान
आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि 2 बार किसानों ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उस कोशिश को पुलिस की तरफ से नाकाम कर दिया है, हरियाणा सरकार की तरफ से नाकाम कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से किसानों के नेता ने ये साफ कर दिया है कि हम यहां से नहीं जाने वाले जब तक नहीं हमारी सारी मांगे सरकार की तरफ से पूरी की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अभी भी किसानों के लिए कदम इस तरह से छावनी के अंदर इस पूरे रास्ते को तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि शंभू बॉर्डर से ही किसानों को जाने की जिस तरह से आप देखिए रास्ते को पहले खोला गया था कि 4 फुट का रोड खोल दिया गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आप नहीं जा सकते, पैदल आपको कूच करना है। लेकिन अब पंजाब के अंदर से जब आगे किसान बढ़ रहे हैं तो हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर रोक दिया और उसके बाद ये कहा गया कि सबसे पहले अनुमति लेने की जरूरत थी। दिल्ली सरकार की तरफ से अगर प्रदर्शन की अनुमति मिलती है तो ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन महज अभी तक अनुमति को लेकर कोई काम नहीं किया गया। अब अपडेट ये आ रही है कि 14 दिसंबर को किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिसमें 101 किसानों का पहला जत्था यहाँ से कूच करेगा। तो जाहिर तौर पर जो मांगे अपनी रखी गई है, 13 सूत्रीय मांगे यहाँ पर सरकार के सामने रखी गई, जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन उसके साथ साथ नायब सिंह सैनी सरकार कह रही है कि 24 यहाँ पर ऐसे कानून है जिसमें बदलाव किया गया है, एमएसपी का जो लाभ है वो किसानों को हरियाणा के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि किसान जिस तरह से लामबंद हुए हैं, संगठन कितने किसानों के साथ हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 से 5 संगठनों की तरफ से ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें लगभग 300 से भी ज्यादा का समय यहाँ पर हो गया है, 300 दिन से भी ज्यादा का समय। लेकिन शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से आप देखिए डटे हुए थे किसान, अब 14 दिसंबर को एक बार फिर से किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। किसान के बीच अब क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आएगा, परिणाम क्या आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात जरा संभल की करेंगे, जहां पर संभल पीड़ितों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फाइनली मिल चुके हैं, क्योंकि 10 तक वहां पर रोक लगा दी गई थी। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की, आखिरकार वो वहां पर पहुंच गए, क्योंकि पहले वहां पर जाने की कोशिश की गई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बीच में ही पुलिस की तरफ से रोका गया था, लेकिन अब जैसे ही वहां पर पहुंचे उन्होंने वहां के पहले राहुल गांधी की तरफ से बड़ा आरोप सरकार पर लगाया गया था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते वो वहां पर जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की गाड़ी में चला जाऊंगा, मेरी पूरी सिक्योरिटी को आप टाइट पर कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि 10 दिसंबर तक का समय रखा गया था। संभल के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि धारा 163 को वहां पर लागू किया गया था। लेकिन अब इंडिया गठबंधन लगातार आप देखिए किस तरह से काम करता नजर आया, लेकिन उस बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिजनों के साथ मुलाकात करते हुए साफ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। संभल के अंदर पहुंचे हैं, दिल्ली में यहाँ पर ये मुलाकात की गई है और संभल के अंदर पहुंचने की कवायद तो तेज किया गया था, लेकिन वहां पर जाने से रोका गया और उसके बावजूद अब यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही मुलाकात हो रही है। परेशानी को समझने की कोशिश हो रही थी, आखिर कहाँ पर कमियां रह गई, सरकार की तरफ से जो जांच पड़ताल की गई उसमें किस तरह का काम सही से हुआ या नहीं, पूरी तरह से फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है। अब जरा दिल्ली का रुख करेंगे, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर आज से कांग्रेस की न्याय चौपाल देखने को मिलेगी। दिल्ली के अंदर सांसद राहुल गांधी न्याय चौपाल लगाएंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है। उससे पहले अब आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अब लगातार मैदान में उतरकर इस वक्त पूरी तरह से जम गए हैं, ताकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वहां पर प्रचार प्रसार किया जाए। ये न्याय चौपाल दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इस न्याय चौपाल के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और लोगों को साधने का प्रयास भी कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। 1 बजे लोगों से संवाद यहाँ पर करेंगे राहुल गांधी और उसके साथ साथ देखिए कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी एरेना स्टेडियम में यहाँ पर ये न्याय के लिए जो एक चौपाल है वो लगाया जाएगा। लोगों के साथ सीधा संवाद करने की कोशिश होगी। विधानसभा चुनाव भी है, उस बीच में कांग्रेस पार्टी लगातार आप देखिए पैठ बनाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक एक करके दावे अपने सामने रख रही है, उपलब्धियां गिनाने की कोशिश हो रही है और उसी दौर में गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, तो चुनौतियां काफी तरीके से कांग्रेस के लिए बढ़ गई है। एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से, जहां पर कांग्रेस की नई कमेटियों का गठन शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय सचिव और यूपी के 6 प्रभारियों की भूमिका अहम बताई गई है। सक्रिय नेताओं को चिन्हित कर यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो मांगी गई। कई कार्यकारिणी जो है वो अनुभवी कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ यहाँ पर संवाद किया जाएगा मिलकर, और कांग्रेस की नई कमेटियों का गठन करने की भी प्रक्रिया फिलहाल शुरू कर दी गई है, क्योंकि कांग्रेस अब जमीनी सतह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लोगों से 1 to 1 करने की कोशिश की जा रही है। 6 जोन में जहाँ बात कर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काम करने की कोशिश कर दी गई। तो सक्रिय नेताओं को चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर उन्होंने यहाँ नेताओं ने कितना काम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर कमियां रह गई कि कांग्रेस इस तरह से अनुभवी लोगों को इसमें जो है वो
रखा जाएगा, इसमें जगह मिलेगी। प्रदेश को 6 जोन में बांटकर इसका फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसी माह के अंत तक नाम चयन की प्रक्रिया भी पूरी होनी है। रजा अब्बास इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ। रजा अब्बास इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजा, जरा जानकारी बताइएगा, प्रदेश कार्यकारिणी जो कमेटी की गठन है उसका प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बताइएगा किस तरह से कांग्रेस इस प्रक्रिया को करेगी आगे। देखिए, खासतौर पे जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं उनको जगह मिलने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से वो अपनी जो बात कर रहे थे। प्रियंका गांधी की कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने मुलाकात की उत्तर प्रदेश से, और राहुल गांधी और बात हुआ है खासतौर से सोनिया गांधी की जन्म वरिष्ठ कांग्रेसी दिल्ली गए थे, उन्होंने जो वहां संवाद किया उसमें ये लग रहा है कि वरिष्ठ कांग्रेसियों की बात संगठन में जगह जो है वो पार्टी देने जा रही है। और तौकीर आलम, सत्यनारायण पटेल एक फीडबैक लेंगे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। तो आप कहीं ना कहीं समन्वय मिलाप टाइप की कमेटी बनेगी, जिसमें नौजवान भी रहेंगे और थोड़ा मिडिल एज के भी लोग रहेंगे और वरिष्ठ कांग्रेसी भी रहेंगे। एक माइंड सेटअप एक कांग्रेसी नेताओं के लिए हो गया है कि अपनी बात संगठन में उनको भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अब अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश कर रही है, उनके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर आई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सीटों पर जीत हासिल जरूर की, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं थी। कितनी चुनौतियां कांग्रेस के लिए आने वाले समय में रहने वाली है? देखिए, आशा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपके बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से कमेटी है, कांग्रेस की तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं है। खासतौर से गाँव में ब्लॉक स्तर से और जिला स्तर से और तहसील स्तर से कमेटी जो है वो चरमराई हुई है। जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जो बहुत पहले से जनजात से कांग्रेस से जुड़े हुए, वही उनके ब्लॉक स्तर में कार्यकर्ता नजर आते हैं। उस तरह से एक यूटिलाइजेशन नहीं, यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को उनके जरिए से दूसरे लोग जो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं उनको अटैच करके उनको अच्छा पद देना। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस, लेकिन रजा काफी देर से सत्ता से दूर कांग्रेस है, उससे कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल की कार्यकर्ता तक उससे बात नहीं हो पाता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है यहाँ पे बैक फुट पे है। कांग्रेस काफी देर से सत्ता से दूर है, चाहे वो केंद्र की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें। ऐसे में सत्ता से दूर होना मतलब आप से भी उतना संपर्क नहीं साध पाते हैं। तो क्या आपको लगता है ये कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा दोबारा से वापस और मजबूत करना की मनोबल है लोगों से? आवाज आ रही? जी बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर देखें, सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस इससे पहले भी बुरा वक्त इंदिरा गांधी के दौर में इंदिरा गांधी ने जो है पैदल यात्रा की, कनेक्शन स्थापित किया, और इंदिरा गांधी ने वो भी कि हर जिले के हर तहसील में 10-15 लोग आउटसाइडर होते थे। पार्टी के अलावा भी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इंदिरा गांधी से था, वो चीज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो है नहीं कर पा रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश में, ना बिहार में, दूसरे सूबों में, जिसकी वजह से उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो, ताकि ग्रास रूट लेवल की जानकारियां हैं जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर से, विधानसभा स्तर से, लोकसभा स्तर से, वो उनको सपोर्ट करती है। वो जो फीडबैक 2-4 लोग कांग्रेस पार्टी को संचालित करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो फीडबैक दे देते हैं, वही गांधी परिवार जो है एक्सेप्ट कर लेता है। अगर इंदिरा गांधी और नेहरू के पद दिनों पे चले, इंदिरा गांधी और खासतौर से राहुल गांधी परिवार, तो कहीं ना कहीं वो जो खोई हुई। ठीक है आजाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इससे अपडेट करवाया। तो फिलहाल आपने रजा अब्बास को सुना, आप जरा आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, आपको बताना चाहेंगे। देखिए, प्रयागराज से बड़ी खबर, जौनपुर के डीएम पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। इस वक्त बड़ी खबर है, आदेश का पालन न करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, और ये जुर्माना डीएम पर लगा है। इस मामले में आदेश का अनुपालन न करने पर कोर्ट नाराज नजर आ रहा है। तो फिलहाल जस्टिस विक्रम जी चौहान की कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश। प्रयागराज के अंदर जौनपुर के डीएम पर ये गाज गिर गई है। आदेश का पालन नहीं किया, 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामले में आदेश का अनुपालन न करने पर आप देखिए ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। इससे पहले भी आपने देखा था कि अधिकारियों के निलंबन को लेकर भी किस तरह से खबरें सामने आई थी, जिसमें जाहिर तौर पर बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की तरफ से चेताया गया है अधिकारियों को कि अगर आप लोगों ने अपना सही से काम नहीं किया तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ाया जाए। इस मामले में आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जस्टिस विक्रम जी चौहान की तरफ से भी देखिए किस तरह से काम नहीं हुआ है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। जौनपुर के डीएम है, जहाँ पर हाईकोर्ट के अंदर इन पर जुर्माना लगा दिया गया है। 10,000 रुपए का ये जुर्माना लगाया गया है। तो एक मामले में आदेश का अनुपालन न करने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। जस्टिस विक्रम डी चौहान की कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया गया है।
कि प्रयागराज का पूरा मामला जौनपुर के डीएम पर यह हाईकोर्ट की तरफ से कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस नियुक्ति वितरण पत्र कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने वहां कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति वितरण पत्र भी उन्होंने वहां पर साझा किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा और सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सहकारिता विशेष पर किसानों के बीच में आर्थिक क्रांति का माध्यम है। इसमें उम्मीद है कि नए 334 चयनित अभ्यर्थियों से सहकारिता के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और इसके साथ ही साथ प्रदेश के 4 सहकारी बैंक के नवीन शाखा का वर्चुअल शुभारंभ भी किया गया। आज हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी और प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी और सहकारिता के अधिकारियों की उपस्थिति में व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थी जो सहकारी बैंक विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किए हैं और ऐसे अवसर में सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सहकारिता विशेषकर किसानों के बीच में आर्थिक क्रांति के लिए एक माध्यम है और हमको पूरा उम्मीद है कि 334 नए चयन से सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और प्रदेश के 4 जगहों में बैंक की नई शाखा का भी आज शुभारंभ किए हैं। आपका रायगढ़ जिले में समनार, जसपुर जिले में बगीचा और महासमुंद में गढ़ फुलझर और सिरपुर, 4 नवीन बैंक की शाखा का भी शुभारंभ किया। यूपी के बस्ती आपको लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी, इस संस्थान के ट्रस्टी डॉक्टर लक्ष्मी जी, श्रीमती अनुकूल जी, विजयेंद्र विश्वास जी, डॉक्टर कृष्ण जी, अमित सिंह जी, कर्मा देवी समूह के द्वारा संचालित विभिन्न संस्थानों के सभी प्रधानाचार्य, प्राचार्य, शिक्षक और अभिभावक के साथ ही भारी संख्या में उपस्थित प्राचार्य, छात्र छात्रा और युवा साथियों, कर्मा देवी समूह को संपूर्ण स्थापना दिवस मैं बधाई देता हूँ और स्थापना दिवस के साथ ही संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष ओम नारायण सिंह जी का आज जन्मदिन भी है। उनको भी जन्मदिन की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए आप सभी के इस उत्साह के लिए आपका मैं अभिनंदन भी करता हूँ। यही है कृतज्ञता का भाव। जन्म और जन्मभूमि के प्रति यह क्षेत्र कभी अवध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के लिए महाराज दशरथ ने इसी जनपद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था।
महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम इसी जनपद में स्थापित किया था। और यह भगवान राम की जन्म के हेतु का कारण भूमि है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा प्रभु श्री राम ने हम सबको दी कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी वह यश प्राप्त करने, धन धाने से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन तब तक वह अधूरा है जब वह तब तक अपनी मां के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर ले। और मैं सचमुच इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री ओम नारायण सिंह जी को और उनके बड़े भाई जो आज नहीं है, एक आईएएस अधिकारी के रूप में एक शानदार कैरियर के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, कि देवमंगल सिंह जी की स्मृतियों को, श्रीमती सरोज सिंह जी की स्मृतियों को, जिन्होंने श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ, श्रीमती नीता सिंह जी के साथ मिलकर के अपनी मां की स्मृतियों को यहां पर जीवित रखा, जीवंत बनाया। तो मां की स्मृतियों को इस समूह के रूप में और मातृभूमि के प्रति की यहां के युवा, यहां का गरीब छात्र भी अच्छी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समूह की स्थापना की। श्री वीरेंद्र सिंह जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में काम किए और जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने वहां पर कार्य करते हुए नहीं तो अपनी प्रशासनिक व्यस्तता में उतना समय नहीं दे पाते थे, लेकिन मैं देखता था कि श्रीमती सरोज सिंह जी और श्रीमती नीता सिंह जी का मंदिर में आना जाना होता था। और मैं उस समय कहीं भी मैं इस लाइन में नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, न हम लोगों को इससे फुर्सती थी कि जाए, न हम लोगों ने कभी इस बात को अपने सामने रखा, न कोई भय ही था। लेकिन जब भी आते थे, दोनों लोग जब भी आते थे तो श्रीमती सरोज सिंह जी इस बात को जरूर कहते थे कि आप ही बनेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। मैं कहता था ये सब क्यों बोलना है, अरे आप दर्शन करिए, दर्शन कहाँ आने मिले, मैं इसलिए आ रहा हूं कि आयु हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश को आज आवश्यकता है सुरक्षा खतरे में। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 15वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसे बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। सिसोदिया को थाने में 2 बार पेश होने की शर्त पर रोक लगाई है। इसमें सिसोदिया को सप्ताह में 2 बार थाने में पेश होना पड़ता था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिल गई। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल आज के लिए इतना। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।